आपको हिंट दे देता हूँ होता क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों चीजें होती हैं रेफरेंस में, रिलेटिव भी होता है और एब्सोल्यूट भी होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पर इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ $D4, तो यहाँ पर मैंने जो अल्फाबेट होता है वो कॉलम होते हैं और जो नंबर होता है वो रो होते हैं। तो यहाँ पर कॉलम आपके क्या है, एब्सोल्यूट। अब डॉलर किसके है, बिल्कुल साथ में है, कॉलम के साथ में है, तो कॉलम क्या हो गई, एब्सोल्यूट हो गई। तो जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो फिक्स हो जाती है, सवाल में भी आया था आपके एग्जाम। तो जो एब्सोल्यूट होती है वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है। कॉलम फिक्स हो गया है यहाँ पे, लेकिन रो अभी भी रिलेटिव है, रो चेंज होगी। ठीक है, अब इसी को रिवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है ये सवाल, ऐसे भी आ सकता है ये सवाल। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, हेलो। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाउ इट इज वर्क। ऊपर वाले केस में क्या बोलेंगे, कॉलम एब्सोल्यूट है और रो आपकी रिलेटिव है। नीचे वाले केस में रो एब्सोल्यूट है, कॉलम आपके रिलेटिव है। जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो फिक्स हो जाती है और जो चीज रिलेटिव होती है वो मूव करती है। तो हम इस डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पर एक रैंडम डाटा ले लेता हूँ, सिंपल। ये मेरे पास रैंडम एक डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ, दिस वन। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने रो को लॉक कर रखा है, ध्यान से देख सकते हैं आप। क्या लॉक किया मैंने, रो। सो व्हाट डज इट मींस, रो की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, ऊपर नीचे जाते हो तो रो इफेक्ट होता है। अगर मैं रो की डायरेक्शन में इसको मूव करूंगा तो डेटा चेंज नहीं होगा, 85 रहेगा, ये देखो। ठीक है, लेकिन आपकी जो कॉलम है, देखो ध्यान से, कॉलम आपकी रिलेटिव है, तो कॉलम की डायरेक्शन में डाटा चेंज होगा। अब देखना वो बगल का डाटा उठा लेगा, चेंज हुआ है, समझ में। तो जो चीज एब्सोल्यूट है वो लॉक हो जाएगी और जो चीज रिलेटिव है वो आपकी चलती है। इसी को उल्टा करके देखते हैं अभी। ये रेफरेंस लिया और हमने इसको ऐसे उल्टा कर दिया, अभी क्या हो गया, कॉलम लॉक हो गया है। ठीक है, तो कॉलम की डायरेक्शन में डाटा चेंज नहीं होगा, लेकिन रो की डायरेक्शन में डाटा चेंज होगा। तो इसी को मिक्स रेफरेंस कहा जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, अब लिखिए अगला एक रेफरेंस और है हमारे पास, ये हमारा आखिरी रेफरेंस रहेगा। दिस इज कॉल्ड 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस में क्या होता है कि जब हमारे पास दो सेल है और उनको हमें कनेक्ट करना है, लेकिन वो दो सेल अलग अलग शीट में है। अभी तक तो आपने जो रेफरेंस बनाए थे वो सेम शीट पे होता था, लेकिन इस बार सेल अलग अलग शीट पे हैं। तब जो उनके बीच में कनेक्टिविटी की जाती है या आप देखते हैं कोई आपसे पूछ ले, तो उस कनेक्टिविटी को 3D रेफरेंस बोलते हैं। क्या कहलाता है वो, 3D रेफरेंस। कैसे लगता है देखो, पहली चीज तो कि ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड व्हेन वी हैव टू कनेक्ट two cells that are on different sheets, तब ये यूज होता है। और इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले आप लिखेंगे शीट का नाम, फिर उसमें एंट्री के लिए होता है एक्सक्लेमेशन का साइन, और फिर लगता है रेफरेंस, ऐसे। तो ये हमारा कहलाता है 3D रेफरेंस। शीट का नाम होगा पहले, एक्सक्लेमेशन होगा, फिर रेफरेंस होता है आपका। तो चलिए इसको सिस्टम पे लगा के देखते हैं। दूसरे पेपर में भी जो बच्चा फेल होगा वो अपने गार्जियन से बात कराएगा मेरे, ठीक है बेटा। पहला पेपर देना है आपको अभी, ओके, बाद में कभी, जिनका पहला पेपर नहीं हुआ तो जो अपसेंट दे, ठीक है। हाँ, अभी नहीं, अभी तो मेरे पे टाइम नहीं है, फ्री टाइम पे। अच्छा, अब अगले की सवाल की बात करते हैं यहाँ पर 3D रेफरेंस की। देखो यहाँ पर एक सेल है C3 और ये कौन सी शीट में है, मिक्स वाली में है। ये सेम डेटा मेरे को इस वाली शीट पे चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब, ठीक है। तो वो डेटा कैसे आएगा, मैंने लिखा इक्वल टू शीट का नाम, अंदर जाने के लिए एक्सक्लेमेशन, और सेल का नाम क्या था, C3, मारो एंटर, आ गया, हो गया करेक्ट। अब उस शीट में अगर कुछ भी मैं लिखूंगा तो वो चेंज हो जाएगा वहां पे। मैंने यहाँ 90 लिखा, यहाँ पे भी 90 आ गया। अच्छा, ये आपको अगर कठिन लगे यार लिखने में, कितनी मेहनत है, मेरे को नाम याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है। आप माउस से सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है, वो अपने आप टाइप कर रहा है, कर लिया ना सिलेक्ट, मारो एंटर, आ गया।
और यहाँ पर उसने वही फॉर्मूला टाइप कर दिया, अपने आप कर दिया उसने। जब आप कोई चीज सेलेक्ट करते हो तो वो अपने आप लिख देता है उस चीज को, लिखा उसने वही है जो हमने करा मैनुअली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3D रेफरेंस। जब शीट अलग अलग हो आपके पास और तब आपको सेल कनेक्ट करने हो, तब हम 3D रेफरेंस यूज करते हैं। यहाँ पर कोई सवाल किसी का? अब आ जाइए अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखो डिफाइन नेम। देखो डिफाइन नेम में क्या होता है कि इसमें ना हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा किस चीज में होता है, हमेशा हमेशा एक्सेल में डेटा आपको रेंज में मिलता है मोस्टली। तो हम पूरी की पूरी रेंज को एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि रेंज का नाम बड़ा अजीब सा होता है, ऐसे होते हैं रेंज के नाम, B6 to Z54, बड़ा अजीब सा नाम होता है। अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का डाटा है, मेरे पास अगर किसी एम्प्लॉय का डाटा है, मेरे पास अगर किसी प्रोडक्ट का डाटा है, तो मैं उस पूरी रेंज को एक नाम दूंगा ना, प्रोडक्ट सेल्स, एम्प्लॉय डेटा, मैनेजर डेटा। तो मैं उस पूरी रेंज को एक नाम दे सकता हूँ। उसको नाम देने से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और कभी भी वो डाटा कभी भी किसी भी जगह अगर मुझे यूज करना है तो आसानी से यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज होगा देखो, तो डिफाइन नेम हम यूज करते हैं, हो जाएगा ठीक होगा, यूज टू गिव द नेम टू द रेंज, यूज टू गिव द नेम टू द रेंज। तो उसके लिए हम डिफाइन नेम यूज करते हैं। ये हमें कहाँ मिलेगा, एक टैब होता है फॉर्मूला नाम का, फॉर्मूला टैब होता है, उसके अंदर जाएंगे ना तो वहां पे डिफाइन नेम मिल जाएगा आपको, एक कमांड मिलेगी डिफाइन नेम की, वहां पे जाके आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला टैब देन डिफाइन नेम। अब करेंगे कैसे इसको, तो देखो हमें यहाँ पे डाटा दिख रहा है पूरा, मान लेते हैं स्टूडेंट का डाटा है किसी का, और मुझे इस डाटा के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर को टोटल करना है, ऐड करना है। तो मुझे इसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे इक्वल टू सम, और उस डाटा की रेंज लिखनी पड़ेगी C3 से लेकर F13, और तब जाके टोटल देगा। अगर मैं किसी और शीट पे हूं और वहां पे टोटल निकालना है, फिर दोबारा वही पंगा, और वहां तो दूसरी शीट से उठाना तो रेफरेंस भी लगा के देना पड़ेगा, और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी ना ऐसे डाटा पे काम करने में। तो अब आसान तरीका क्या, नाम दे दो उसको। देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे को कर लेंगे सिलेक्ट, चाहे अभी मत करो बाद में कर लेना मेरे लिए। फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले में जाके डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना, या फिर आपके सामने सबसे आसान तरीका होता है पहले सिलेक्ट कर लो, फिर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मूले में गए हम, फॉर्मूला टैब होता है और इसमें डिफाइन नेम पे चले जाइए। जैसे आप यहाँ क्लिक कर दो, ये पूछेगा नाम क्या देना है आपको, तो आपको जो भी नाम देना है अपने अकॉर्डिंग रख लो आप। तो मैंने इसको नाम दे दिया data1, कुछ भी दे दो आप, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया data1। अब ओके करना है बस, पड़ गया नाम इसका आज से। अब कल को मुझे इस पूरे डाटा पे काम करना है, जैसे मुझे टोटल निकालना है भाई, ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू सम, फॉर्मूला होता है टोटल करने के लिए। अब मेरे को रेंज नहीं लिखनी पड़ेगी, कितना उठपटांग सा लग रहा था, C3F, कुछ सीधा लिखो data1, हो गया ना सिलेक्ट, ये देखो हो गया काम। अगर मैं किसी और शीट पे काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो भी कुछ नहीं करना, मेरे को सम लिखना है, data1 चढ़ाना है, अपने आप आ गया। अगर कल को वो डेटा मुझे यहाँ किसी कारण से यहाँ पे लाना है, अब काम करना था मुझे इस शीट में, वो डेटा पड़ा हुआ था किसी फलाना शीट पे, और वो डेटा मुझे काम करने के लिए यहाँ पे चाहिए, तो कुछ नहीं करना, data1 लिख देना, अपने आप वो डेटा आ जाएगा। ऑलरेडी पूरा डेटा कनेक्टेड है data1 में, कभी भी आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन नेम बोलते हैं। ये टॉपिक भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूले। हमारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में कुल मिलाकर 60 के अप्रॉक्स फॉर्मूले हैं, है ना। इनको पढ़ने में पूरा वीक निकलेगा हमारा, ये पूरा वीक, आज का, कल का, परसों का, ये पूरा वीक हमारा जाएगा। उसके बाद ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में फिर खतरा मंडराएगा टेस्ट का अगेन, ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूलों को पढ़ते वक्त कुछ भी पूछना है, मेरी तरफ से पूरी 100% छूट है ना, जो आपका मन करे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले की कैटेगरी रहेगी डेट टाइम। हमने यहाँ पर बताया आपको कि हमारे पास अपने डेटा एनालिटिक्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कुल मिलाकर 60 के अप्रॉक्स फॉर्मूले हैं, उनसे हमारे ऑलमोस्ट सभी काम हो जाएंगे, जितना भी हम करना चाहते हैं अपने कोर्स के दौरान में वो सारे काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फॉर्मूले की भी कैटेगरी होती है। यहाँ सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है डेट और टाइम मैनेजमेंट। तो डेट और टाइम से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है
तो उसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले डेट और टाइम से रिलेटेड होते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 15 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, एक एक करके मैं इन सभी फॉर्मूलों को आपको बताऊंगा, आप समझना। आपके माइंड में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक शीट ओपन कर लिया है, तो आपको अलग से कुछ नोट्स नहीं लिखने हैं, कुछ भी, बस ध्यान से आपको समझना है। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में मैंने फॉर्मूले का नाम लिखना है, पहले फॉर्मूले का नाम लिखा है, दूसरे में ये फॉर्मूला क्या काम करता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फॉर्मूले का नाम है नाउ और इसका काम यहाँ पे दिया हुआ है, और पीले रंग की जो पट्टी आपको दिख रही है ना, उस पे मैंने वो फॉर्मूला लगा रखा है। तो आपको मैं ये शीट एज इट इज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स कुछ नहीं बनाने, साफ दिख रहा है आपको, डेटा वेटा सब ठीक है। और टास्क प्रैक्टिस करने के लिए देखो 2 शीट है, उस पर टास्क होगा जिससे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहला फॉर्मूला है नाउ, इसका काम होता है करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, वो ट्रांजैक्शन मशीन होती है ना, एटीएम से पैसा निकालते हो, तो जिस वक्त आपका पैसा निकल के आता है एक पर्ची आती है, उस पर्ची में उस दिन की तारीख और समय दोनों दर्ज होते हैं, और वो करंट वक्त को दर्ज करता है। तो ऐसा ही कोई फॉर्मूला लगा होगा, उसी से दर्ज हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग जब बिलिंग करते हैं ना, एक्सेल में इनवॉइस निकलती है, तो इनवॉइस में भी इस्तेमाल होता है ये। तो वहां पर आप कब अपना करंट डेट और टाइम हाथों से कितना टाइप कर लोगे आप, तो जिस वक्त आपने बिलिंग करा या कुछ भी करा, एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ, और उस फॉर्मूले के एग्जीक्यूट होते ही सिस्टम का करंट डेट और टाइम पकड़ा जाएगा और वो तुरंत आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे केस में ये लगता है। एक्सेल में फॉर्मूला लगाने का जो तरीका होता है वो होता है, मैंने आपको बताया था, इक्वल टू से। कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला लगेगा कैसे लगेगा, इक्वल टू से। एक और होता है तरीका जिसको हम एक्सेल में यूज करते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, क्या होता है वो, कोई तो बताओ, सोचो। हैं जी, बताओ। कॉलन नहीं, डॉलर नहीं, फॉर्मूला टैब। अरे सिंबल बताना है, फॉर्मूला टैब नहीं। एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगता है, इसके अलावा भी कुछ लगता है, इक्वल टू के बाद में आता है ना। इससे पहले जब लगा करता ना इक्वल टू नहीं लगता था, पहले जब कोई फॉर्मूला, हाँ जी, अरे की दबानी है, मतलब कोई सिंबल बताना है, किस सिंबल को लगाते हैं फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आप इक्वल टू लगाते हो ना, इक्वल टू की जगह कुछ और भी लगता है फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, पहले वही लगता था। तुम सारे ट्राई कर लेना, मैं बोल लूं सही होते तो मैं चला रोक देता ना आपको। आप सब गलत बोल रहे होते, पता होता तो बता देते। आप भी सिर्फ वो कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल मार के देख रहे हो, लग गया ठीक है। आपको पता थोड़ी ना है, आप हिट एंड ट्रायल ही तो कर रहे हो। जिसको पता होता है ना वो तुरंत बताता है बेटा। ऐसे टाइम लेने का मतलब है हिट एंड ट्रायल चल रहा है। तो मैं भी समझ गया आपकी भावनाओं को, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। बच्चे भी सोचते हैं कि हिट एंड ट्रायल बहुत हो गया, क्या पता लग ही जाए। तो ऐसे नहीं लगती, कोई नॉलेज अगर आपके पास होगी तो एक्यूरेट होती है। आप बोलिए, देखो कैसे लगता है कोई फॉर्मूला। मैं जब बोलता हूँ तब बोलते हो आप, बताइए क्या कहना है। ब्रैकेट ऐसे, चलो नहीं लगता ऐसे। अब कोई नहीं बताएगा, अब शांत हो जाइए सभी। देखिए कोई फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो एक्सेल में इक्वल टू से लगाते हैं, लेटेस्ट तरीका है ये, अभी इन्वेंट हुआ जब एक्सेल वगैरह इन्वेंट हुआ आपके आविष्कार। जो पहले लगता था ना, जब पहले कभी एक्सेल बनाता है तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने का तरीका होता था प्लस लिख के, इसको लिख के फॉर्मूला लगता है। ट्राई करो, 2 नंबर ऐड करके दिखाता हूँ, देखो सम, देखो फॉर्मूला आ गया नीचे देखो। अब मैंने 2 नंबर दिए इसको, 10 और 22, मैंने कहीं इक्वल टू नहीं लिखा, ये फिर भी चल गया, चल गया ना। हम कहोगे ये क्या बना दिया सच्ची। अरे कुछ नहीं है, 10 और 22 ये है देखो, है ना, 33 आ गया ना, जो मैंने लिखा था यही नंबर था ना, 10 और 23 करके 33 आ गया आपका। तो अब देखो उसके आगे ऑटोमेटिकली इक्वल टू लग गया, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो फॉर्मूले को स्टार्ट प्लस से करते थे, बाद में ऐड हुआ तो इक्वल टू का साइन। तो अब जो चीज लेटेस्ट चलती है हम हमेशा उसी को पकड़ते हैं। तो लेटेस्ट क्या चलता है, अब कैसे करते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू से। पुरानी चीजों को करते नहीं है, लेकिन पुरानी चीजें पता होनी चाहिए। आप इतिहास में जो घटा है वो आपको नहीं यूज करना है, लेकिन इतिहास में क्या घटा है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में नहीं?
तो इक्वल टू लगाया, उसके बाद लगा दिया नाउ। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के लास्ट में 2 राउंड ब्रैकेट होती है ऐसे, बस प्रेस करना है एंटर, अपने आप आएगा जो भी सिस्टम का डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम। अभी 6 अगस्त 2025 है, 12:01 हो रहा है, क्या पता मैं जब बटन दबाऊं 12:02 हो जाए, तो जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वही आएगा। आगे अपने आप, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। कई, अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारे पास टुडे होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कब आती है? कई बार ऐसा केस हो जाता है कि हमको सिर्फ डेट चाहिए, टाइम चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए वहां पे, डेट चाहिए। अब जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री करेंगे, समय का क्या करेंगे, एंटर करके आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे ना, वहां पे ऑफर लेटर में क्या आएगा, ज्वाइनिंग डेट। टाइम आता है कभी, तो ऐसी रिक्वायरमेंट में हमें वो डेट डालनी पड़ेगी जिस दिन आपने ज्वाइन किया, वो एंट्री हम कर दें। ऑफिस में गए आप, आपकी आज की तारीख की अटेंडेंस लग जाए, डेट चली जाए हमारे पास, तो सिस्टम में डेट की एंट्री करनी है सिर्फ आपको, तो फॉर्मूला लगेगा टुडे। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, दिमाग में रखो। डेट और टाइम चाहिए तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, और करंट डेट चाहिए तो, दोनों चाहिए तो, डेट चाहिए तो टुडे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट। इसका काम होता है, इट इज यूज्ड टू इनपुट द कस्टम डेट। इसकी हेल्प से आप कोई भी डेट डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको डेट डालना है 9 अगस्त आने वाली, जो 9 अगस्त 2025, ठीक है, तो आप डालेंगे कैसे, फॉर्मूला लगाओ डेट। अब ये जो जो आपसे इनपुट मांगेगा देते जाओ। ये ना कोई भी फॉर्मूला आपसे मांगता है इनपुट, और वो हाईलाइट कर देता है। फॉर्मूले को लिखते वक्त सिर्फ फॉर्मूले का मतलब समझा करो आप लोग, फॉर्मूले क्या करते हैं, क्या मतलब होता है, फॉर्मूले के अंदर क्या पास करना है, कभी भी याद मत करो, कभी याद मत करो। याद करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला आप टाइप करोगे एक्सेल में ही करोगे, और एक्सेल में जब फॉर्मूला टाइप करोगे तो लिखत में आता है वो, कोई छुपा लेगा क्या इसको, छुपता थोड़ी ना है। जब मैं टाइप करूंगा तो साफ दिखेगा कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो आप इसको समझ समझ के डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ईयर डालना है, मैंने डाल दिया 2025। उसके बाद मंथ, मंथ हो गया, कौन सा महीना है, 8वां। फिर हो गई तारीख, 9 तारीख, बस चला गया डेटा, बन गया 9 अगस्त 2025। समझिए। अगला हमारे पास फॉर्मूला है टाइम। अब अगर मान लो आपको कोई टाइम डालना पड़ जाए, आपको मान लो रिसेप्शन पे बैठा दिया, जो अब मिल जाते हैं बार, अब मिल गई किसी को, जो अब वो बैठा है रिसेप्शन पे, अब आपको ये बोल दे कि जो जो भी बंदा जिस जिस वक्त एंटर होता है ना, उसकी एंट्री कर लो सिस्टम में। अब एक बंदा सुबह 7:45 पे दाखिल हुआ, तो आप उसको ऐसे लिखोगे 7:45। ये थोड़ी ना टाइम हुआ कुछ, ये पता नहीं क्या लिख गया, देखो। टाइम लिखने का तरीका क्या होता है, टाइम लिखने का, एक्सेल में जो चीज आप लिखते हो वो सर्वमान्य सत्य नहीं होती, इसलिए एक्सेल को उसी के फॉर्मेट में लिखो। अभी मैंने 7:45 लिखा, देखो क्या बन गया, थोड़ी देर पहले देखो मैंने 10 और 23 को जोड़ा था, क्या बन गया था, याद आ रहा कुछ। इसलिए सही फॉर्मेट इसका सीखना बहुत जरूरी होता है एक्सेल का। अब मैं यहाँ पर टाइम लिखूंगा, टाइम में एंटर होगा, तो फॉर्मूला यूज करना है टाइम। पैरामीटर पढ़ो, पहला क्या है, एक दिन में कितने आवर होते हैं। अगर सुबह के 7 बजे का टाइम डालना है तो क्या लिखेंगे, 7, और शाम का डालना होता तो 19, ठीक है। तो सुबह की बात हो रही है तो 7 लिखेंगे, मिनट हो गया 45 और सेकंड 0, तो बन गया 7:45, बन गया ना, ठीक। अभी गड़बड़ नहीं आया, तो टाइम एंटर करना है, ये तरीका आप याद रखें। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है ईयर। ये क्या करता है, अगर आपको कोई डेट दे दें शीट के अंदर, और आपको उसमें से ईयर निकालना पड़ जाए कभी, अब सामने डेट दे रखा है 6 अगस्त 2025, हमें इसमें से ईयर निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईयर, और सामने से डेट ले लेंगे, मारेंगे एंटर, सो वी गॉट एन ईयर। आगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला मंथ है, सिंपल है यार, मंथ लिखो, डेटा दो, मंथ आ जाएगा। और तारीख निकालनी केवल, तो फॉर्मूला डे होता है, डेट दो, उठाओ, मारो, एक जैसे थे, मैं एक साथ ले गया, बताइए। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला आता है टेक्स्ट। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कोई डेट दे रखी है कंप्लीट, और उसमें से अगर आपको मंथ का नाम उठाना है, क्योंकि मंथ का नाम टेक्स्ट में हो सकता है, अगर आपको उसमें से डे का नाम उठाना है, डे का नाम टेक्स्ट में हो सकता है, सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे हो सकते हैं, तो वो चीज उठाई जा सकती है इस फॉर्मूले से। जैसे मान लो हमें मंथ का नाम उठाना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे टेक्स्ट, सामने से लेंगे फॉर्मूला का मतलब वैल्यू, अब हम यहाँ पे फॉर्मेट देंगे। अगर मैंने यहाँ पर मंथ का नाम उठाना है ना, तो मैं एम को 4 बार लिखूंगा, ये पूरा नाम उठाएगा, अगस्त, AUGUST, 3 बार लिखा तो AUG,
और 2 बार लिखा तो 08, एक बार लिखा तो 8। समझ में आ गया? तो कैसा चाहिए आप डिसाइड कर लो, 4 ही लिख लेते हैं। अभी हमारा एंटर, एक और आंसर, ये जून है ना महीना, तो जून आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको अगर इसका डे का नाम उठाना है कि भाई डे कौन सा है, मंथ, मतलब मंथ तो उठा लिया, डे कौन सा है, टेक्स्ट लिखेंगे आप, डेट देंगे वहां पे। अब डे का नाम उठाने के लिए 4 बार डे लिखना है, तो पूरा डे आएगा, जैसे सैटरडे फ्राइडे जो भी होगा पूरा आएगा। 3 बार करा तो फ्राइडे था तो FRI, अगर 2 बार करा तो 13 आ जाएगा, 13, और एक बार ही लिखा तो भी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं, पूरा मिलेगा आपको फाइनल फ्राइडे। अभी डे भी निकाल सकते हो, मंथ का नाम भी निकाल सकते हो, न्यूमेरिक में भी निकाल सकते हो चीजें। तो डेट पे ऑलमोस्ट आपको चीजें निकालनी आ गई है कि कोई डेट अगर आपको दे रखी होगी तो कैसे किस चीज को निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला फॉर्मूला जिसका नाम है डेट डिफरेंस। अब दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको अपनी एज पता करके आनी है, सबको पता है वैसे तो, आपको सबको पता है अपने डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप अपने अपने फॉर्मूले में निकाल के लेंगे कि आज आप कितने दिन के हो गए हो, ठीक है। दिनों का डिफरेंस निकालोगे करंट डेट से और उससे। फॉर्मूला ऐसा लगा होना चाहिए कि जब भी मैं शीट खोलूं तो ऑटोमेटिकली मेरे को दिन दिखे आपके। अगर आज आपने खोले और आज आप हो गए मान लीजिए 5000 दिन के, और कल अगर खोले तो ऑटोमेटिक वहां पर आएगा 5001 दिन हो गया है, परसों खोलूंगा तो 5002 दिन होगा, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले लगाए होंगे तो। तो अभी हम दो डेट हमको दी हुई है, एक डेट हमको दी हुई है 27 नवंबर 2005, अगली डेट हमको दी है 14 अप्रैल 2009। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस हमें निकालना है ईयर में। डिफरेंस हमेशा एक समय पर एक का ही निकलेगा, या तो ईयर में निकाल लो, या मंथ में निकाल लो, या डे में निकाल लो। अब तीनों में चाहिए तो तीनों का अलग अलग निकाल लो, बाद में जोड़ लो। समझिए बात, अकेला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है एक फॉर्मूला लगाओ सबका एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं निकलता कभी। तो चलिए हम यह फॉर्मूला निकालते हैं, उस फॉर्मूले का नाम है डेट डिफरेंस। स्टार्टिंग डेट लेंगे, ज्वाइनिंग डेट जिस दिन उसने ज्वाइन किया और जिस दिन उसने रेजिग्नेशन डाला। अब डिफरेंस निकालना है, फॉर्मेट देंगे, ईयर के लिए y, और मंथ के लिए m, और डे के लिए d। तो ईयर का डिफरेंस आ गया 3 साल, अगर m डाला होता तो 40 महीने, और d लिखा होता तो 1 2 3 4 दिन, 1234 दिन हो गए हैं। समझ में आ गई बात? अभी कोई सवाल इसमें किसी को पूछना है तो इसमें सवाल मैं दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, होमवर्क है, आप करके लाएंगे, पूछेंगे नहीं मेरे से क्योंकि अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आपका सवाल ये है कि आपको ना इन दोनों डेट का डिफरेंस निकालना है, ऐसे निकालना है जैसे इसका डिफरेंस निकलेगा 4 साल 4 महीने और 12 दिन। एग्जैक्ट डिफरेंस तो यही निकला ना, कितने साल का डिफरेंस है, 4 साल, और कितने महीने और बचे, 4 महीने, और कितने दिन और बचे, अप्रोक्स आइडिया 12 दिन। तो इस तरीके से डिफरेंस निकाल के लाएंगे, ये मेरा सवाल है। क्योंकि आपने मंथ का डिफरेंस निकाला तो टोटल 40 दिया था उसने, वो बचे हुए मंथ कैसे निकालोगे, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं ना, आपने पूछा, अब वो सवाल बन गया। ऐसे ही तो पकड़े जाते हो, ऐसे ही सवाल पेपर में आ जाते हैं घूम घूम के रैंकते हुए हैं, और उनमें फिर बट्टा बैठ जाता तुम्हारा। बना के नहीं बना, खतरनाक सा बन गया ना, अब तुम बस कल निकाल के लाना इसको, ठीक है, प्रॉपर निकल आना चाहिए कितने साल और कितने महीने और कितने दिन, प्रॉपर डिफरेंस निकालना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल है डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, जब आपको डेट ना अलग अलग मिलती है, जैसे 11 तारीख अलग मिला हुआ है, मंथ हमको अलग से मिला हुआ है, ईयर हमको अलग से मिला हुआ है, अब इन सबको कंबाइन करके हमको डेट बनाना है। तो कंबाइन करके डेट क्या बनेगा, 11 सितंबर 2022। तो ऐसे मोड में हम इनको कंबाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला सिखाया था डेट, उसमें भी तो यही करते थे, उसमें भी तो हम ईयर डालते थे, मंथ डालते थे और डे डालते थे, निकलता था ना उससे। तो जब मैंने आपसे पूछा कि इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो किसी के दिमाग में डेट आया ही नहीं था, सबके दिमाग में यही आ रहा था जो करंट चल रहा है, डेट वैल्यू डेट वैल्यू डेट वैल्यू, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेट। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ कामयाब नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, देखो लगा के देखो, आप डेट लिया, क्या मांग रहा है, ईयर, ईयर उठा के दे दिया, फिर क्या मांग रहा है,
मंथ, मंथ उठा के दे दिया। फिर क्या मांगा, डे, डे भी दे दिया। लेकिन ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, ऊपर लिख रखा है, इसके बारे में पढ़ो। एरर समझ में आ गया, क्या एरर है बताओ। मंथ टेक्स्ट में दे रखा है, अगर कोई मंथ टेक्स्ट में है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। देखो ये काम नहीं करता, समझ में आ गया। इसीलिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, कभी कभी मंथ टेक्स्ट में भी होते हैं, और अगर कोई मंथ टेक्स्ट में है तो उसको कंबाइन करके कैसे बनाओगे आप। तो डेट फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, तो हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे, उस फॉर्मूले का नाम है डेट वैल्यू। अब एक ही पैरामीटर मांग रहे हैं तो, और पैरामीटर एक्चुअली देखा जाए तो 3 है, तो आप इन तीनों पैरामीटर को कंबाइन करके डालना। कंबाइन कैसे करना है, पहले तारीख ले लो, और एक्सेल में कोई चीज कंबाइन होती है, एड्रेस ऑपरेटर ऐसे लगाना है %, ठीक है। फिर मंथ ले लो, जोड़ो इसको, और फिर ईयर ले लो। अभी जैसे आप एंटर करोगे, फॉर्मूले का नाम ढंग से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, डेट वैल्यू, यानी वैल्यू प्रिंट होगी, कोई डेट वेट प्रिंट नहीं होगी। आ गई वैल्यू। अब इसको डेट में कन्वर्ट करना है आपको, किस में करना है, तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की बता रहा हूं आपको, वो प्रेस कर देना। अगर कोई डेट पे काम कर रहे हो और गलती से डेट प्रिंट नहीं हुई आपकी और वैल्यू आ जाए, आ सकती है कभी भी, कोई भी डेट एक्चुअल में वैल्यू होती है, क्या होती है वो, डेट कभी डेट होती ही नहीं है, डेट एक नंबर होता है एक्सेल में, डेट हमेशा एक्सेल में क्या होता है, एक नंबर होता है, समझे बात। अगर कभी काम कर रहे हो और वहां पे नंबर ही नंबर आ रहे हैं और आप घबरा जाओ कहीं, ऐसे टेंशन में नहीं आना, तो नंबर को डेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक छोटा सा ट्रिक आप अप्लाई करना, सिलेक्ट करना उस नंबर को और शॉर्टकट प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट और 3 नंबर, ठीक है, दबा दोगे ना, कंट्रोल शिफ्ट और 3 नंबर दबा देना, देखो हो गया ठीक, 11 सितंबर 2022 बन गया ठीक। अब देखो जितनी भी डेट है ना, ये सारे नंबर है, चेक कराऊं, ये भी एक नंबर ही है, देखो ये नंबर है कि नहीं नंबर, कोई डेट नहीं होती एक्सेल में, नंबर होते हैं सारे। अच्छा ये समझ में आ गया, तो डेट भी आप बना लोगे। अब आ जाइए डिफरेंस, मतलब मंथ का एंड निकालते हैं। 1 मिनट रह रहा है ये फॉर्मूला कंप्लीट कर, देखो यहाँ पर सामने एक डेट लिखा हुआ है 6 अगस्त 2025, हमें इस महीने की आखिरी डेट पता करनी है कि ये महीना कब तक का है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एंड ऑफ द मंथ। अब ये पूछेगा डेट बताओ जी किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है एंड ऑफ द मंथ की। उसके बाद ये मंथ का नंबर पूछेगा, अब मंथ का नंबर आपको 0 डालना है, ठीक है, 0 डालोगे तो ये इंडिकेट करेगा इसको, तो इसमें मंथ कौन सा है, 8 अगस्त, तो ये अगस्त को इंडिकेट करेगा। अगर आपने 1 डाला तो नेक्स्ट को सितंबर, और 2 डाला तो, और -1 डाला तो, और -2, समझिए ना। तो 0 का मतलब क्या निकला, करंट, समझिए ना, 0 मतलब करंट हो गया। अभी हमने एंटर करना है रिकॉर्डेड आंसर, सामने कोई भी डेट हो हमेशा उसकी लास्ट डेट आती रहेगी आपके पास, कोई भी तारीख डालो आप, लास्ट डेट आपको मिलती रहेगी। अब आ जाते हैं नेट वर्किंग डेज के पास। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 तारीख हैं, 1 मार्च और 31 मार्च, हमको इनके वर्किंग डे पता करने हैं। तो अगला हमारे पास फॉर्मूला है नेट वर्किंग डेज। ये क्या कहता है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम करता है तो उसके वर्किंग डेज अलग होते हैं, वीकेंड वाले डेज अलग होते हैं। मान लीजिए आपको वर्किंग डे पता करना है, जैसे मार्च का एक महीना है, 1 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 को वो खत्म होता है। अब किसी एचआर को ये कैलकुलेट करना है कि इस महीने में टोटल वर्किंग डेज कितने आएंगे हमारे एम्प्लॉयज के। अब ये एक एमएनसी कंपनी है, और एमएनसी कंपनीज में जो वीकेंड होता है वो सैटरडे और संडे का होता है, यानी 2 दिन छुट्टी रहती है, तो वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होते हैं, उस दिन वो ऑफ पे रहता है, कंपनी काम नहीं देती, वो आजाद है, कहीं मर्जी जाए घूमे फिरे। तो हमको वो वर्किंग डेज निकालने हैं, सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करना और दिनों को काउंट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट वर्किंग डेज। अब इसके अंदर हमको स्टार्टिंग डेट देना होता है और अंत में हमको लास्ट वाला डेट देना होता है, और कुछ नहीं करना आपको, बस प्रेस करना है एंटर, ऑटोमेटिक ये सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता और आपको आपका उत्तर दे देता है। तो उसमें जो नेट वर्किंग डेज थे वो 21 थे, इसका मतलब सैटरडे और संडे मार्च के महीने में 10 हैं, तो वो उसने हटा दिए। अभी कोई सवाल इसमें आपका पूछ लो।
छुट्टी मार लेगा तो अलग से कटेगा डेली। ये तो डेली रूटीन पे काटना ना, जो आपने डिसाइड कर लिया वीकेंड, छुट्टी का अलग से काटो इसमें से। हम तो वीकेंड की बात करें, वर्किंग डे। आप छुट्टी करोगे तो वो वर्किंग डे तो है ही ना, पैसा कटेगा आपका, लीव विदाउट पेड LWP लगेगी। ऐसे तो हर बंदा छुट्टी मारेगा, मेरा वर्किंग डे नहीं है। और कोई सवाल है इसी का? इसमें तो फिक्स रहता है सैटरडे संडे। आपका कोई सवाल है तो बताओ। अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हॉलीडे हर महीने में उसी दिन आता है, वो तय नहीं होता। हमारे हिंदी के कैलेंडर में आज तक कभी त्योहार तय नहीं हुआ, दो दो होते हैं। ये ऐसे नहीं, आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, अलग से माइनस करना पड़ेगा। हाँ पूछिए, और कुछ पूछ रहे थे? आप बताओ कौन से दिन करना है? मंडे। ठीक है, मैं अपना निकालता हूँ, मेरा मंडे का ऑफ होता है। अब किसी HR को यहाँ पे पता करना है कि भाई नवीन सर के टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, अब वो कैसे निकालेंगे देखो। तो उसके केस में मैं लिखूंगा फॉर्मूला नेट वर्क डेज। अब जब हमें वीकेंड खुद से ऐड करना है ना, इसमें तो क्या होता है कि वीकेंड हम ऐड ही नहीं कर सकते, वीकेंड ही खुद ही मान लेते हैं सैटरडे संडे को। अब मुझे वीकेंड खुद से ऐड करना है, तो फॉर्मूला इस बार चेंज हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल आ जाएगा, INTL। अब इसके अंदर मैंने लिया पहले स्टार्टिंग डेट और फिर लिया एंडिंग डेट। अब मैं डिसाइड करूंगा मेरा वीक ऑफ कब आता है। मेरा वीक ऑफ आता है मंडे को, मतलब मेरा वीकेंड मंडे को है, तो मंडे के सामने कोड नंबर लिखा हुआ है 12, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा 12 नंबर लिखकर। अब मैंने इसको बोला कि मंडे को काउंट मत करना। अब ये मंडे को काउंट नहीं करेगा, टोटल 26 दिन रहेंगे, 5 मंडे थे मार्च के महीने में। समझ में आ गया? अभी कोई सवाल? तुम जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से तो पढ़ सकते हो, इसी को बोलते हैं पढ़ाई। इसी को बोलते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाता है, कोई रह जाता है, कारण पढ़ाने वाला तो सेम होता है और वो वही डिलीवर करता है जो कंटेंट में होता है, हमेशा याद रखना है बात, वही डिलीवर करता है। फिर आप एक तलाश में निकलते हो कि हमें एक एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, किस बात के? जो कंटेंट में होता है वो डिलीवर करना है, वो हर टीचर पढ़ाएगा, याद रखना मेरी बात। जो कंटेंट में लिखा है वो डिलीवर करना है, वो हर टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि उनका KPI यही है, उनको काम ही यही मिला है। फिर आप एक्सपीरियंस टीचर की तलाश क्यों करते हो? कोई बच्चा देगा इसका रिप्लाई? ये तो हर टीचर पढ़ाएगा, तो क्यों ढूंढते एक्सपीरियंस टीचर? वो इसलिए ढूंढा जाता है कि कल को आप जब पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे, और अगर वो नया हुआ, वो कभी आपके सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा। और वो नया नहीं है इस फील्ड में, काफी दिन से है, तो वो हर सवाल सॉल्व कर सकता है आपका। समझ में आया? और यहाँ पर आप कहते हैं ना कि वो बंदा मेहनत करके निकल गया। नॉर्मल मेहनत अलग होता है बेटा, असल मेहनत वो होता है जो सोचता है, जो समझने की ताकत रखता है, जो सवाल करने की ताकत रखता है, वो आगे बढ़ता है। किसी बैच में जाना, कोई नहीं कहेगा सवाल करो ऐसे ऐसे, मैं तुम्हें ईगो हर्ट कर रहा हूं तुम्हारी, सवाल करा करो। सवाल जब करोगे तब तुम सीखोगे, तब वो हार्डवर्क बनेगा आपका। अभी आप दिमाग से कम सोच कम, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा, पिछले सवाल में फंसे ना, वो बन गया अब आपका क्वेश्चन। तुमने यहाँ मैं पूछूंगा किस दिन सवाल, सोचना, सवाल होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? एक छोटा सा सवाल दूंगा, आपको लग रहा है आसान है, होगा नहीं सॉर्ट आउट। अब बाकी के 2-3 फंक्शन रहते हैं, उनको स्किप करता हूँ, मैं एक सवाल ही पूछ लेता हूँ तुमसे आज। अब देखता हूँ कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, टाइम से रिलेटेड पूछूंगा। एक बंदा ऑफिस में आया, ठीक है, शाम को 4:30 बजे, नाइट शिफ्ट थी इसकी, तो शाम को 4:30 बजे आया, तो कैसे लिखेंगे इसको? 16 करके लिखेंगे, 16, 30 एंड 0, ठीक है बेटा? और वो अपनी पूरी शिफ्ट नाइट की लगा के, और सुबह तड़के तड़के चला गया। तड़के मतलब एकदम सुबह जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम आउट। तो ये टाइम आउट हो गया उसका, और इसने अपना ऑफिस लीव किया तकरीबन सुबह 5:15 बजे। एक छोटा सा सवाल नहीं कर पाओगे तुम ये बताओ उसने टोटल कितने वर्किंग आवर्स दिए? अभी तुमको एहसास कराता हूँ, देखो, ठीक है? अब मैं खड़ा करूंगा तुमसे से, अब दिख रहा है टाइम तुम्हारे सामने, कितने बजे आया शाम को? 4:30 बजे। कितने बजे गया? सुबह 5:15 बजे। आपको ना कितना भी बढ़िया टीचर कितना भी पढ़ा ले, आप सफल तभी बनेंगे जब आप पढ़ना चाहोगे।
सामने वाले के पास तो बहुत चीज है, वो सारी चीजें बता ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, असंभव है बेटा, ठीक है। अभी वर्किंग आवर निकालना है, ठीक है, पीछे से तीनों में से कोई भी बताएगा कैसे निकलेगा? पवन वाली बेंच, चिराग वाली बेंच को बताएगा? यहाँ पे नेक्स्ट ज्योति, कुसुम, भूमिका, तुम तीनों बताओ कैसे? डेट डिफरेंस, वो डेट डिफरेंस होता है, टाइम है, टाइम कर दीजिए, टाइम डिफरेंस खुद बनाने लग जाओगे फॉर्मूले, जो जो होते हैं वही तो लिख लेंगे। फॉर्मूले जो आप पढ़ते हो ये इनबिल्ट होते हैं, यूजर डिफाइंड नहीं होते। इनबिल्ट समझते हो, ये पहले से बना दिए गए हैं, हम तो सीखने वाले हैं, हम लर्नर हैं। वी आर नॉट अ इन्वेंटर, वी आर राइट नाउ लर्नर, हम तो सीख रहे हैं ना, वही चीज तो करोगे जो इसमें होती है, निकलेगा टाइम डिफरेंस। अब सोचो थोड़ा, एक मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, अब तुम समझ में आई कि जो बंदा तुमने पड़ोस पड़ोस में देखा अच्छी जॉब पे लग गया, वो ले रहा है 8 लाख 12 लाख का पैकेज, तो तुम भी सोच के लग गए डेटा एनालिटिक्स कर लेते हैं। अगर वो लगा है उसने मेहनत करी होगी, और वो मेहनत वो नहीं होती जो सेम टू सेम आप पढ़ते हो, मेहनत होती है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क बेटा अलग होता है। यहां से सोचोगे ना जिस दिन तुम काम कैसे करना है, क्या सवाल हो सकता है, क्या पूछूं मैं, जिस दिन तुमने यहां से काम लेना स्टार्ट किया, नोबडी कैन स्टॉप यू। सेम घटना घटती है आपके साथ हर इंसिडेंट में, चाहे आप लोग